गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं निर्देशन के सिद्धांत। क्योंकि निर्देशन को देते समय कुछ सिद्धांतों को या निर्देशन प्रक्रिया के लिए कुछ सिद्धांतों का होना बहुत अनिवार्य है, तो उसकी जानकारी एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है कि किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्देशन का कार्य किया जाना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत है ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है ना। सबसे पहली बात आती है ज्ञान की, कि जब निर्देशन देने का कार्य किया जाता है या निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसका मूल जो सिद्धांत है या उसका आधार होता है वो ज्ञान होता है, कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके बारे में सही तथ्यों का पता नहीं होता है, तो उन तथ्यों तक पहुंचने के लिए, सही जानकारी तक पहुंचने के लिए निर्देशन की प्रक्रिया कार्य करती है। इसीलिए ज्ञान को अर्जित करने में या ज्ञान की संबंधी समस्याओं के निदान के लिए जो है निर्देशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है या अपनाया जाता है। इसीलिए इसका पहला सिद्धांत है कि बाल व्यक्ति को किसी भी तथ्य, विषय या समस्या से संबंधित जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सभी के लिए, संपूर्ण विश्व के या सभी क्षेत्रों को ध्यान में, सभी क्षेत्रों से संबंधित निर्देशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अर्थात कि निर्देशन का कार्य केवल शैक्षिक क्षेत्र में या बालक की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी क्षेत्रों, इसका मतलब कि इसका जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक है। और जब निर्देशन की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें जिस विशेष समस्या को लेकर उस पर कार्य किया जाता है, तो केवल उसी पे ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता, बल्कि उससे संबंधित उसकी सराउंडिंग के जितने भी तथ्य हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करके और निर्देशन की प्रक्रिया की जाती है। इसलिए निर्देशन का जो सिद्धांत है वह सार्वभौमिक है। निरंतरता। निरंतरता यानी कि निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य को आज निर्देशन दे दिया और उसके बाद में बात खत्म हो गई, नहीं। जिस चीज़ का आपने निर्देशन दिया है उसमें सही उसको निर्देशन दे पाए हैं या नहीं, यानी कि परिणाम सही प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, या किसी अन्य परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी कि उस पर निरंतर रूप से फॉलोअप होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति निरंतर रूप से कार्य करता है। कार्य करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उनके निदान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर बाद में है सामाजिकता का। सामाजिकता के लिए सोशलाइजेशन के लिए, या यूँ कहा जाए कि सोशलिटी के लिए हमें निर्देशन, क्योंकि समाज क्या है, समाज के कौन से मूल्य हैं, कैसे गुणों की आवश्यकता है, इन सभी कार्यों को, यानी कि एक सामाजिक प्राणी में जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनका विकास करने के लिए निर्देशन की प्रक्रिया कार्य करती है। अर्थात निर्देशन का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति में सामाजिकता के गुणों का विकास हो सके। फिर विश्लेषण। विश्लेषण की जहाँ तक बात आती है कि हर चीज़ का विश्लेषण करने की क्षमता एक व्यक्ति में होनी चाहिए, कि विश्लेषण क्या है, किस तरह से उस पर कार्य किया जाता है। हर चीज़ को समझने के लिए उसके विश्लेषित स्वरूप को जानना जरूरी होता है। निर्देशन की प्रक्रिया इस कार्य को करने में सहयोग करती है। अर्थात इसका सिद्धांत है कि किसी भी तथ्य या सूचना को समझने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। फिर है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता यानी कि हर चीज़ को, इसका अगला सिद्धांत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्योंकि जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं करते हैं, वैज्ञानिक
वैज्ञानिकता की दृष्टि से प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं, तब तक सही निर्देशन संभव नहीं है या समस्याओं के समाधान संभव नहीं है। इसीलिए इसमें एक निर्देशनकर्ता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही जब वो निर्देशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है या वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाता है, तो जिसे निर्देशन दिया जा रहा है वो स्वतः ही उस प्रक्रिया को सीख समझ लेता है, और जिसको निर्देशन का दाता जो जिसको प्राप्त करना है उसके लिए भी अनिवार्य है कि वो वैज्ञानिकता की विचारधाराओं का उसमें विकास होना चाहिए। फिर आत्मनिर्भरता, इसका अगला सिद्धांत है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, कि वो हर समय आवश्यक नहीं कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहे, यानी कि उसे इस तरह से तैयार करना कि वह अपने आप पर निर्भर हो, यानी कि स्वयं के हर कार्य को, अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान कर सके। फिर स्वतंत्रता, स्वतंत्र यानी कि एक व्यक्ति में, या यूँ कहें कि निर्देशन का जो अगला सिद्धांत है वह स्वतंत्रता का सिद्धांत है, अर्थात कि यह स्वतंत्र रूप से दी जाने वाली प्रक्रिया है। ये किसी तरह के ये कहा जाए कि उसमें किसी के बंधन में या किसी नियंत्रित वातावरण की प्रक्रिया नहीं है। यह स्वतंत्रता पूर्वक दी जाने वाली प्रक्रिया है, और स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति अपने निर्णय कैसे ले सके इसके लिए उसे तैयार किया जाता है। फिर है लचीलापन, इसमें लचीलेपन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यक होता है कि किसी भी चीज़ को जिस नियम से चल रहे हैं, सिर्फ कहना चाहिए कि पत्थर की लकीर होकर हर कार्य को नहीं किया जा सकता है। तो निर्देशन की प्रक्रिया है, ये लचीली प्रक्रिया है। इसका अगला सिद्धांत है लचीलापन, क्योंकि जब कार्य किया जाता है तो समय काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता जो मांग है उसके अनुसार जो परिवर्तन की आवश्यकता है वह परिवर्तन या उसमें बदलाव ला सकती, इसीलिए यह एक लचीलेपन का सिद्धांत का पालन इसमें किया जाता है। फिर बाद में है व्यक्तिगत महत्व या व्यक्तिगत महत्व या समानता का सिद्धांत, ठीक है ना। व्यक्तिगत महत्व यानी कि इसका अगला सिद्धांत है कि ये व्यक्तिगत महत्ता को महत्व, व्यक्ति की महत्व, व्यक्तिगत स्वरूप को, व्यक्तिगतता को महत्व देता है, और समानता की जो है समानता की तथा समानता के सिद्धांत का ये पालन करता है। ये किसी भी असमान परिस्थिति, मतलब अलग अलग असमान स्तर से नहीं देखता है। जिस भी कार्य को जैसे भी, मतलब जब भी कोई निर्देशन का कार्य किया जाता है तो समान समस्याओं का समाधान जो है वो व्यक्ति की अपनी आवश्यकता और उसकी योग्यता के अनुकूल उसे निर्देशन प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसीलिए इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्ता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो उसी के अनुसार एक भिन्न, हर व्यक्ति की भिन्न प्रकृति होती, भिन्न सोच, भिन्न व्यवस्था, रुचि, योग्यताएं, क्षमताएं होती। तो निर्देशन का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रदान किया जाता है। उसके बाद में संपूर्ण विकास का सिद्धांत, संपूर्ण विकास, ठीक है ना। अगला जो सिद्धांत है वो संपूर्ण विकास का है, यानी कि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना चाहिए। इसके अगला सिद्धांत यानी कि निर्देशन का कार्य इस तरह से, निर्देशन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव हो सके। उसके बाद में है समन्वय, समन्वय की बात आती है इसमें
यानी कि किसी के साथ कैसे समन्वय किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो यानी कि इसका अगला सिद्धांत जो है वह है समन्वय की प्रकृति का निर्माण किया जा सके, या भिन्न परिस्थितियों के साथ, भिन्न वातावरण या उसके साथ किस तरह से समन्वय स्थापित किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर निर्देशन का कार्य किया जाता है। फिर निरपेक्षता। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या वो नहीं होता है। ऑब्जेक्टिविटी को इसमें ध्यान में रखा जाता है, जो इसकी जो मूल चीज़ है, या मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्देशन का कार्य किया जाता है। इसलिए इसका अगला सिद्धांत है कि निरपेक्षता, इस यानी कि इसमें हर कि कहीं भी ऐसा ना हो कि किसी जगह आकर कोई पक्षपात की भावना या वो बात आ जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्देशन का किया जाता है। फिर गोपनीयता। गोपनीयता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निर्देशन आप जिसको दे रहे हो वह चाहेगा कि उसकी हर प्रक्रिया, हर कार्य को गोपनीय रखा जाए। इसीलिए जो भी निर्देशन कार्य किया जाता है उसकी गोपनीयता को बरकरार रखना अनिवार्य होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित निर्देशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, निर्देशन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।